एक भी इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए। लेकिन उस बिना पर जैसे एमक्यूएम चंद दिनों से नज़र आ रहा है आप लोगों को कि जानबूझकर ऐसा कभी माहौल पैदा करने की कोशिश करती है या इस तरह की कोई कोशिश कर रही है कि इसको भी इनकैश किया जाए, क्योंकि उनकी अपनी सियासत एमक्यूएम की जो है वो इस वक्त सबके सामने है। एमक्यूएम का मैंडेट भी सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और एमक्यूएम की सियासत भी सबके सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज क्वेश्चन आवर था, होम डिपार्टमेंट का ही क्वेश्चन आवर था और होम मिनिस्टर साहब जवाब भी दे रहे थे और सवालात भी आ रहे थे। और सवालात क्या आ रहे थे? लोग ये पूछ रहे थे कि जी पहले कराची में टारगेट किलिंग होती थी, पहले कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी, पहले कराची में भत्ता लिया जाता था, पहले कराची में हड़तालें होती थी, पहले कराची में एक एक दिन में 30-30, 40-40 मासूम इंसानों की जानें ली जाती थी। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि आज ये सवाल उठा कौन रहा है। हमने कहा कि एक एक जान कीमती है, जो भी नुकसान हो रहा है बिल्कुल वो हम सब का, एक इंसानियत का नुकसान है, हम सब का नुकसान है। किसी भी मासूम की अगर जान जा रही है स्ट्रीट क्राइम में या किसी भी तरीके से, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी ज़ाहिर हुकूमत जो है जवाबदेह है, हम जवाबदेह हैं, लेकिन उस पर सियासत करना, वहाँ पे नारे लगाना और जो है वो हुकूमत को बुरा भला बोलना, ठीक है, हुकूमत क्रिटिसिज्म भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का तरीका उसको हम सहने के तैयार हैं। कभी जो है ये वहाँ बैठ कर नारे लगा रहे हैं और उनको पता है यस जो टारगेट किलिंग है वो कराची में कौन करता था, किसी से छुपी हुई नहीं है। भत्ता कराची में कौन लेता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बोरी बंद लाशें कराची को कौन देता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नो गो एरियाज पहले कराची में थे, नो गो एरियाज आपको भी याद है, कराची के हमारे दोस्त हैं कि नो गो एरियाज थे। अब कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है। हर शहरी जिस वक्त चाहे पूरी रात जहाँ पे जा सकता है, कोई नो गो एरियाज नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और मैंने देखा है कि एमक्यूएम की तरफ से कभी कभी उनके रहनुमा भी इस तरह के शोला अंगेज बयानियाँ देते हैं, और उनके जो रहनुमा हैं जो शोला अंगेज बयान देते हैं फिर वो वापस भी लेते हैं, फिर माफ़िया भी मांगते हैं। इनके एक लीडर साहब ने पहले चेयरमैन नैब के लिए बहुत बुरा भला बोला, 2 दिन के बाद फिर उसी चेयरमैन नैब से माफ़ी मांगी। फिर उसी लीडर ने अभी जो है कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी फुर्तियों के साथ, बड़ी भड़कियों के साथ, फिर 2 दिन के बाद बोल के माफ़ी मांग के कि जी मेरा मकसद ये नहीं था। ओ भाई, या तो इतनी करेज रखो, जो कहते हो उस पर अमल करो, जो कहते हो उस पर खड़े रहो। अगर बाद में आपने माफ़ियाँ ही मांगनी है तो फिर ऐसी बात करो ही नहीं। तो खैर, कहने का मकसद ये था कि हम चाहते हैं कि असेंबली का माहौल बेहतर हो, हम चाहते हैं कि सूबे का माहौल बेहतर हो। हम सूबे में अमन अमान के ज़िम्मेदार भी हैं और हमारी प्रायोरिटी भी है। चीफ मिनिस्टर साहब हों, होम मिनिस्टर साहब हों, आईजी हों, सब की ये कोशिश है। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ख़ास तौर पर कराची आए और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की, और जो भी फुकदान है किसी चीज़ों में, अगर पुलिस को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेटेस्ट वेपन्स की ज़रूरत थी, तो वो प्रोवाइड करने के लिए पैसे दिए गए। सेफ सिटी की बात है तो सेफ सिटी का एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, जो आपके मेन हाईवेज़ का था, जो आपके कराची शहर में आने जाने के रस्तों का था। दूसरे फेज़ का भी पैसे जो हैं वो रिलीज़ किए गए, अभी होम डिपार्टमेंट ने किए। तो सीरियसनेस है, प्रायोरिटी है। हमारा प्रेसिडेंट साहब का अहकामात ये हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात ये हैं कि हर हाल में सिंध भर में अमन कायम करना है, ताकि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ, लोग खुली फिजा में अपना जो है काम कर सके। हाँ, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अगर आप क्राइम रेशो पूरी दुनिया से देखेंगे, मैं इसको फिर दोबारा कोई कंपैरिजन नहीं दे रहा हूँ कि कराची का क्राइम कम हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है, और जब पूरे पाकिस्तान पे यहाँ पे गैर कानूनी तारीख वतन भी इस मुल्क में रह रहे हैं और सारे भी चैलेंजेस हैं, उन सारे चैलेंजेस के बावजूद पुलिस की जिम्मेदारी और डे बाय डे पुलिस को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो इस मौके पर मैं समझता हूँ हम आज भी अमन का पैगाम देते हैं। हम नहीं चाहते कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सियासत चमकाने के लिए खामा-खा इस तरह की बात हो। एमक्यूएम का जो असल काम है वो अपना काम करें, सियासत करें। हाँ, उनको अगर अमन अमान पे इशूज़ है वो रेज़ करें,
उसके तरीके हैं, रेज करें बैठकर। बाकी नारे लगाना, हुकूमत को गालियां देना, मैं समझता हूं कि ये नामुनासिब अमल था। तो यही चंद गुजारिशात थी। तो मैंने कहा कि जी देखिए जी, मैं बताऊं कि गैर कानूनी तारीकी वतन के खिलाफ कोई मुहिम बंद नहीं हुई है। आज भी इदारे मौजूद हैं और इदारे अपना काम कर रहे हैं। अब वो रोज़ाना बैठ के हम उस पर ब्रीफिंग्स नहीं देते, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि रोज़ाना की बुनियाद पर लोग पकड़े जाते हैं गैर कानूनी तारीकी वतन और उनको डिपोर्ट किया जाता है। अच्छा एक मिनट अच्छा अब देखें जी, एमक्यूएम ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की ना। अब ये एक बहुत बड़ा हादसा था, ठीक है, बहुत अफसोसनाक हादसा था। बहुत मासूम जाने गई हैदराबाद में और उसका तहे दिल से अफसोस भी था। फौरी तौर पर जैसे ही वाक़या हुआ तो मेयर हैदराबाद वहाँ पहुँचे, वहाँ के मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे फौरी तौर पे हम और चीफ मिनिस्टर साहब फौरी तौर पे जिस तरह बॉडीज़ पहुँची, हॉस्पिटल पहुँचे और चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर जो है वहाँ पे हम लोग शहर से बाहर थे, फौरी तौर पर हैदराबाद की इंतज़ामिया को कहा, हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट किया। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा खुद, मोहतरमा अजरा पीछो साहिबा खुद वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद थी। एक एक मरीज़ की ये वहाँ पे जो भी सहूलियात की ज़रूरत थी वो वहाँ पे करवा रही थी। यही हुकूमत का काम। अब मैंने कहा कि उस पर भी एमक्यूएम ने सियासत करने की कोशिश की, तो ये उनका वतीरा रहा है। शर्जील साहब, मैं मुझे मेरा सवाल है सर, मेरा सवाल है कि आप जो है इनके बाद सर आप एक में नहीं अच्छा सर, मेरे कहने का एक मिनट, ये आप एमक्यूएम का सवाल पूछ रहे हो। एक जवाब बैठे पहले मैं इनका जवाब दूँ तो आपका जवाब देता हूँ। ये कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत बिलाखिर ये तस्लीम करने को क्यों तैयार नहीं है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो हद से ज़्यादा है। मेरी मिसाल है, कल मेरे घर में जो है वो दिन दिहाड़े वारदात हुई है और इस तरह की दीदा दिलेरी से हुई है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। आपने कल आपके पास कार्रवाई हुई है ना, तो डेफिनेटली एक भाई एक मिनट यार, एक मिनट भाई, कहाँ से आप? अच्छा एक मिनट। तो भाई मेरा सवाल ये है, आपके सवाल का जवाब ये है कि कल वाकया हुआ है, इंशाल्लाह ताला बाकी केसेस भी डिटेक्ट हुए, ये केस भी आपका डिटेक्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट आपके यहाँ उस दिन चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने आप कई वजीरों की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है, बात की है और चीफ मिनिस्टर साहब को कहा है कि वो वज़रा की कारकर्दगी को देखें जैसे कि वो पहले देखते थे। तो क्या को हुकूमत सिंध या चीफ मिनिस्टर सिंध कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं कि वजीरों की कारकर्दगी देखा जाए कि वो दफ्तरों में? देखिए जी, हमेशा पार्टी की लीडरशिप जो होती है वो बेहतरी के फैसले करती है और बेहतर तरीके से सोचती है, इसीलिए वो लीडर हैं। डेफिनेटली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे सबके चेयरमैन हैं और उन्होंने जो बेहतर समझा और उन्होंने उसी तरीके से सबको ये हिदायतें की और उसमें कौन सी गलत हिदायत की, उन्होंने उनकी सारी हिदायतें ठीक थी कि हर मिनिस्टर का काम है कि वो जो है वो दफातर में बैठे, आवाम के मसले सुने। और तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही कारकर्दगी की और उन्होंने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब आप तमाम मिनिस्टर्स की कारकर्दगी देखें। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द बेस्ट थिंग। हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों को अकाउंटेबल कर रही है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने एमपीएस को, अपने एमएनएस को, अपने मिनिस्टरों को, अपने चीफ मिनिस्टर को अकाउंटेबल कर रही है और पब्लिक के लिए अकाउंटेबल कर रही है। तो ये हम सबको इसको अच्छे तरीके से इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आसिफ साहब एक मिनट, इनके बाद बारी एक मिनट भाई देखिए, मैं कह रहा हूँ वही कहा कि कराची के लोगों की मेमोरी अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई। लोगों ने देखा और देखते थे कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल आती थी लंदन से और पूरा शहर बंद, और आप भी देखते सड़कों पे फायरिंग होना शुरू हो जाती थी, गाड़ियाँ जलना शुरू हो जाती थी। ये नहीं देखा जाता कि भाई मैं किसकी गाड़ी चला रहा हूँ। किसी हड़ताल की कामयाबी के लिए लोगों पब्लिक ट्रांसपोर्ट जलती थी, लोगों की गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जलती थी, टायर जलते थे, दुकानें बंद होती थी। ये नहीं सोचा जाता था कि यार ये मैं इकॉनमी का नुकसान कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा हूँ।
कराची बंद होता था तो रोजाना ये भी खबर आती थी कि अरबों रुपए का आज नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें जिन लोगों ने की हैं वो सबको पता है। मैं माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहता। संजय साहब एक मिनट। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये फिर एक जैसे एक मीडिया ट्रायल किया जाता है या लोग अपनी ख्वाहिशों पे बात करते हैं। मैं आपको तो खुल के बता दूं, जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। परसों वजीर आला सिंध ने एक ब्रीफिंग रखी जिसमें उस वहाँ के पीडी ने भी उनको ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये चीज़ बताई उसमें कि दुनिया में से पहले नेपाल में एक कैटास्ट्रॉफी हुई थी, 8 लाख घर बनाए गए थे। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता सैलाब के बाद 21 लाख घर बना रही है, जिसका अवार्ड जो है वो अवार्ड भी सिंध हुकूमत को सिंगापुर की एक कंपनी की तरफ से दिया गया है। ये क्रेडिट, ये खुशी की बात पूरी सिंध हुकूमत को है, पाकिस्तान को है, पाकिस्तान के अवाम को कि आपके किसी प्रोजेक्ट को दुनिया इंडोर्स करिए। नंबर सेकंड बात यह है कि उसी प्रोजेक्ट की वजह से कि एक 8 लाख खवातीन को मिल्कियत, मतलब उनको मालकाना हुकूक दिए जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के, उस घर बनाने के। और दूसरी बात जो आपने की ना कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, ये मैं बताता चलूं, कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी वो काम नहीं दिया जा रहा, ना ही दिया गया। हुआ क्या है, इंडिपेंडेंट सर्वे हुए हैं, सर्वे में भी दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियों ने वो सर्वे किए हैं अलॉन्ग विद पाकिस्तान आर्मी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, और लोगों को डायरेक्ट उनके अकाउंट खुलवा के उनको कैश ट्रांसफर हो रही है कि डायरेक्टली 3-3 लाख रुपए अगर किसी एक का घर गिरा है तो उसको मुख्तलिफ एक साथ में वो पैसे मिल रहे हैं ताकि वो अपना घर खुद बना सके। तो इसमें ना कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, ना इसमें कोई और चीज़ें। तो जो भी प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनके लिए ये आई ओपन होना चाहिए कि सिर्फ आप अपनी ख्वाहिशात पे किसी को इल्ज़ाम लगाना है तो आप भले लगा लें, लेकिन इसका कोई और ताल्लुक नहीं है। आप कैमरा सर, जनाजों में शिरकत नहीं करती, किस बात का खौफ है कि जनाजों में शिरकत नहीं करती? आज ऐवान में वज़ीर आला सिंध मौजूद थे, क्या वो 2 अल्फाज कराची के उन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ताज़ियत के नहीं कर सकते थे जो कि डाकुओं के हाथों बेगुनाह मारे? अच्छा मेरी बात है, हाँ, आपका कहा कि जब इंतखाबात के दौरान कत्ल होता है कराची में तो चेयरमैन साहब वहाँ पर तो पहुँचते हैं कि शहर कराची के इतने नौजवान मारे जाते हैं, एक पर भी आपकी पार्टी से? अच्छा मैं आपको एक मिनट, अच्छा मैं आपकी बात बताऊं, कतन ऐसा नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मीडिया पे आके की जाए। जितने भी इस तरह के अफसोसनाक वाक़ये हुए हैं, वज़ीर आला साहब ने पर्सनली होम मिनिस्टर को फ़ोन किया है, आईजी को फ़ोन किया है, वहाँ के एसएसपीज़ को फ़ोन किया है और उनको कहा है कि जी इन केसेस को डिटेक्ट करके दें। माजी में भी डिटेक्ट केसेस हमने ही किए, इसी पुलिस ने किए, इसी इन्वेस्टिगेशन ने किए। कराची में मैं फिर कहता हूँ कि हमारी मेमोरी बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे सफूरा गोट का वाक़या भी हुआ था, यहाँ पे बड़े बड़े टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी आपको याद होगा कि एक गैर मुल्की एक गाड़ी थी जिस पे खुदकश हमले हुए थे। ये सारे केसेस आपकी हमारी सिंध हुकूमत ने और सिंध पुलिस ने डिटेक्ट किए हैं। खुदा के वास्ते इसको आप अप्रिशिएट करें। जहाँ तक फातिहा पे जाने की बात है, देखिए बात सुने, जहाँ पे हुकूमत 100 जगहों पे हुकूमत जाती है, ज़रूरी नहीं हर जगह पे कैमरामैन लेके जाएं और मीडिया को बुला के वहाँ पे मीडिया की करें। हर जगह पे नहीं जाती, मैं बोल रहा हूँ हर जगह पे नहीं जाती और हर जगह पे पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे हुकूमत जाती है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी जाते हैं, वज़रा भी जाते हैं, हमारे मेयर्स भी जाते हैं, हमारे डिप्टी मेयर्स भी जाते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, एमपीएस जाते हैं, एमएलए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हम मीडिया में इश्तिहार देंगे आज हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब डेली का रूटीन तो सबका आपके पास नहीं है ना, तो लोग जाते हैं और उसमें कोई खौफ की बात मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। अच्छा जैसे आपने माजी की मिसाल दी है, शहर में दहशत गर्दी होती थी, वो पॉलिटिकलाइज थी। सबको पता है कि डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सब कुछ होता था। क्या आप समझ रहे हैं आजकल जो कुछ कराची में हो रहा है
वो भी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक पॉलिटिकल साजिश है। आप बताओ। अच्छा, ये गवर्नर सिंध ने कहा है कि ये जो कराची में टारगेट किलिंग बढ़ रही है उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है, इसमें बैरूनी हाथ जो है वो भी है, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा, अब पहले आपके सवाल, मैं नहीं समझता कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश कर रहा है और ना ही हुकूमत को डिस्टेबलाइज हो रही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा। मैं ये भी बता दूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी नहीं चाहेगी, ना ही किसी में इस तरह किया कि जी हालात को इतना ख़राब कर दें कि खुदा ना खासा हुकूमतें टॉपिल हो या हुकूमतें जो है वो डिस्टेबलाइज हो। माजी में क्या क्या नहीं हुआ, हुकूमत कभी डिस्टेबलाइज नहीं होती, ये हमारा माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं दूंगा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे या किसी पे भी कि कोई और कर रहा है। ये एक इशू है, जेन्युइन इशू है, इसको हमें सबको मानना चाहिए। ठीक है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, चैलेंजेस हैं और लोग जो हैं वो, मैं एक और उसमें चीज़ ऐड कर लूँ, जो डकैतियों में जो वारदातें खून खराबे की हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, इसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो लोग ड्रग एडिक्टिव भी थे। मंशियात का इस्तेमाल भी लोगों को ज़हनी वो सोच ख़त्म कर देता है। ज़रूरी नहीं है कोई अगर कोई 10,000 या 20,000 का या 50,000 कोई मोबाइल फ़ोन छीनने आया हो, साथ में कातिल भी बनना चाहता हो, लेकिन वो जब वो मंशियात के इस्तेमाल की वजह से भी इस तरह की कैफियत से वो लोग हैं, तो इसीलिए हम यही हुकूमत मंशियात के खिलाफ भी एक ख़तरनाक तरीके का क्रैकडाउन कर रही है, डेली कर रही है। रोज़ाना लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, डेली बेसिस पे जितने भी सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो इस मुआशरे के लिए इस वक्त कैंसर बन चुके हैं, उसके लिए काम हो रहा है। तो ये नहीं कि उसमें हम खामोश बैठे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका भाई K21, गवर्नर साहब की अपनी राय है यार, उनकी अपनी राय हो सकता है उनको। पहले से हालात बेहतर, अगर आप पिछले साल की बात करें तो डकैती पे 122 का फिगर था, रवां साल जो 72 से ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा, पिछले महीने ये फिगर्स किसने दिए आपको? ये CPSC वालों ने दिए ना, 8,000 से ज्यादा मोबाइल का दे रहे हैं, 129 ये आपके पास गलत फिगर है आपके पास। ये आपको अब आपको मेरे भाई हो, जब फिगर चाहिए ना आप CPO से ले लिया करें, CPO ज़्यादा एक्टिव है। मैं आपको अभी भी कह सकता हूँ कि यस, वाक़यात हुए थे। आप अगर पिछले 1-2 महीने के स्टैटिस्टिक्स ले लें कि जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट मिली, यस उस वक्त पिछली गवर्नमेंट का जो था जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी वजह से वाक़यात ज़्यादा थे। उसके बाद जैसे ही पॉलिटिकल हुकूमत आई, ज़रा एक दिन में हालात ठीक नहीं होते। 1 महीने का फिगर्स का आप मैच करेंगे, 50% से ज़्यादा जो उसमें डिक्लाइन मौजूद है। आप लास्ट कर शर्जील साहब ये बता दें, एक भाई, ये मौलवी साहब नाराज़ हो जाएंगे। आज आपकी हुकूमत को तकरीबन 100 दिन पूरे हो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत। अच्छा, आप 1, 2, 3, 4 करके इन 100 दिनों में होने वाले बेहतरीन काम बताएंगे और कौन से बेहतरीन काम? कौन से काम बेहतरीन नहीं है ये मुझे बताएं, पहले आप बताएं, अब मैं बताऊँ जी। देखिए, हर महकमा जो अपना काम खुश उसलूबी से कर रहा है। एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश कर रहा है कि सोलराइज्ड सोसाइटी बन जाए, सोलराइज्ड सिस्टम पे काम हो। इसी तरीके से महकमा अपना इरिगेशन वो कोशिश कर रहा है कि जो पानी के मसाइल हैं वो हल हो। इसी तरीके से बल्दियात महकमा जो है वो कराची में मेगा डेवलपमेंट के काम कर रहा है। ये भी हमारे, और अभी इस पे काम हो भी रहे हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंट काम हो रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों पेशेंट्स को मुफ्त में इलाज कर रहा है और डेली OPD जो उनकी बढ़ रही है, तो मज़ीद लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरीके से एक छोटा सा डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स, वो मंशियात फरोशों के खिलाफ ख़तरनाक तरीके का क्रैकडाउन कर रहा है। इसकी फिगर्स चाहिए तो मैं आपको उस एक्साइज और नारकोटिक्स पे एक सेपरेट दे सकता हूँ। आपको विजिबिलिटी भी नज़र आ रही है, लोगों को टैक्स भी लिया जा रहा है, जो लोग टैक्स डिफॉल्टर थे वो सारी चीज़ें की जा रही है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, मेहरबानी, आपको कुछ नई पिंक बसेस भी नज़र आई, आपको जो है मज़ीद जो है आपको EV बसेस के भी बिल पास होते रहे। मेरे सारे भाई मेरे एडवोकेट हैं, अच्छा वो भी नज़र आ रहे हैं। नई बसें भी आई हैं, नए रूट्स भी हो रहे हैं। कल भी हमने लियारी का रूट स्टार्ट किया है, 1-1.5 हफ्ते में मज़ीद और रूट्स हम स्टार्ट करें। तो हर महकमा अपना काम कर रहा है। देखिए, चैलेंजेस हैं, आपके पास मुआशी चैलेंजेस भी हैं, और मुआशी चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हर काम में अच्छा, और हर काम में जो है वो सारी चीज़ें अहमियत रखती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली उन क्रंचेस के बावजूद जो है हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि पब्लिक को रिलीफ दें
और पब्लिक को रिलीफ देने के लिए आपको इस वक्त हर आदमी नजर आ रहा होगा। ये नहीं है कि कोई गोस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।